हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल गोल्डन एजुकेशन हब। तो हम देख रहे थे एनसीईआरटी सिलेबस का पहला लेसन कक्षा 10 के लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो हमने पहले पार्ट में देखा था रासायनिक अभिक्रिया, उसमें होने वाले परिवर्तन और रासायनिक समीकरण के बारे में। तो आज देखेंगे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण की। कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण आज की वीडियो में। तो देखो समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास एक समीकरण है, ये एक समीकरण है आयरन की क्रिया जल से करवाने पर, आयरन की क्रिया जल से करवाने पर Fe3O4 का निर्माण होता है प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये विक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास ये एक समीकरण प्राप्त होता है। तो ये एक किस प्रकार का समीकरण है, ये संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण। तो इसका पता कैसे लगाएंगे। तो इसमें हम अणुओं की संख्या देखेंगे कि अभिकारक में कितने अणु है, उत्पाद में कितने अणु है। तो देखने से हमें पता चलता है कि अभिकारक में आयरन है वो 1 है, जबकि उत्पाद में आयरन 3 है, अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है, उत्पाद में 2 ऑक्सीजन, अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 4 है। तो ये एक असंतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है? असंतुलित समीकरण। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था असंतुलित समीकरण को और क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण, या फिर इसको बोल सकते हैं असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो समीकरण हमें दिया हुआ है, जो भी समीकरण हमारे दिया हुआ है उस समीकरण में सबसे पहला चरण है कि जितने भी तत्व हैं उन सभी के क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। सभी के सामने क्या बना लेते हैं, चारों तरफ बॉक्स बना लेते हैं। अब इनको संतुलित करेंगे तो जो भी इनकी संख्या लिखी जाएगी वो कहाँ लिखेंगे, इस बॉक्स के बाहर लिखेंगे, बॉक्स से बाहर लिखेंगे। ये तो सभी के चारों ओर हमने बॉक्स बना दिए। अब संतुलित करने के लिए जो संख्या लिखेंगे हम वो इन बॉक्स के बाहर लिखेंगे। तो सब संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, अभिकारक में और उत्पाद में इनकी जो संख्या दे रखी है वो लिख लेंगे। जैसे हम यहां पर लिखेंगे अभिकारक और उत्पाद। तो देखो अभिकारक में और उत्पाद में तत्व सेम है, पहले आयरन है, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। अभिकारक में आयरन कितना है, 1 है, जबकि उत्पाद में 3 है। हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में भी 2 है। ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 4 है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी तत्व या अणु सबसे ज्यादा है, संख्या में सबसे ज्यादा है, उसको सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन, जो अभिकारक में तो 1 है, जबकि उत्पाद में कितने हैं, 4 है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए, 4 अणुओं में प्राप्त हो जाएंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ बॉक्स के बाहर हाइड्रोजन के सामने। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए, हमारे पास 4 अणु हो गए। अब हमने मल्टीप्लाई किया है तो हम ऑक्सीजन को जो 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 हम इस बॉक्स के बाहर हाइड्रोजन के सामने लिखेंगे। न कि सूत्र इस प्रकार से बनेगा H2O4, इस प्रकार से कोई किसी भी यौगिक का सूत्र नहीं होता। तो ये समीकरण गलत हो सकता है। तो कहाँ लिखना पड़ेगा, हमें जो भी संतुलित करते हैं अंक वो सामने बॉक्स के बाहर में लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 अणु हो गए, अभिकारक में भी 4 हो गए और उत्पाद में भी 4 अणु हो गए। इसी प्रकार से अब दूसरा देखो हाइड्रोजन, जब ये 4 यहां से ऑक्सीजन के मल्टीप्लाई में हो सकता है तो ये हाइड्रोजन का भी मल्टीप्लाई है। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए, यहाँ पर 8, यानी ये इसका भी मल्टीप्लाई हो गया। तो अभिकारक में हाइड्रोजन के 8 अणु हो गए और उत्पाद में कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। तो हमें उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 8 अणु चाहिए। तो क्या कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 अणु हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 अणु हो गए। अब शेष कौन सा बच गया, हमारे पास आयरन बच गया, जो अभिकारक में 1, उत्पाद में 3 है। तो अभिकारक में 3 अणु करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने अणु हो जाएंगे, 3। तो इसको हम यहाँ बाहर की तरफ लिख देते हैं।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित हो जाता है। आयरन के 3 अणु अभिकारक में हो गए, उत्पाद में 3। हाइड्रोजन के अभिकारक में 8 अणु और उत्पाद में 8। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के अभिकारक में 4 और उत्पाद में भी 4। तो ये एक किस प्रकार का समीकरण है? संतुलित समीकरण। तो समीकरण संतुलित होने के बाद में हम इसको शुद्ध रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, Fe 3Fe 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के साथ साथ हमें इसकी क्या प्रदर्शित करेंगे? हम इसकी भौतिक अवस्था प्रदर्शित करेंगे। भौतिक अवस्था समझते हैं, जैसे कौन सा पदार्थ ठोस में है, कौन सा पदार्थ द्रव अवस्था में, कौन सा पदार्थ गैस अवस्था में, कौन सा पदार्थ विलयन अवस्था में होगा। इसकी भौतिक अवस्थाएं हम प्रदर्शित करेंगे। यदि कोई पदार्थ ठोस है तो उसके लिए S से प्रदर्शित करेंगे, वो द्रव अवस्था में है तो L से प्रदर्शित करेंगे, गैस अवस्था में है तो G से, और लिक्विड अवस्था में है तो AQ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर S होता है सॉलिड यानी ठोस, L होता है लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव, और G फॉर गैस, और A4 क्या होता है? एक्वा यानी विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर लोहा ठोस होता है तो लोहे के लिए S लगा देंगे। जल द्रव होता है तो इसके लिए L लगा देंगे। लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में होता है जल। FeO4 यानी ये लोहे पर क्या लगती है? जंग। जंग कौन सी होती है? ठोस में होती है तो ये सॉलिड अवस्था हो जाएगी, और हाइड्रोजन गैस है तो ये कौन सी हो जाएगी? G लगा देंगे। ठीक है, ये आगे इनकी भौतिक अवस्था प्रदर्शित करना। पहले समीकरण के चारों तरफ बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स करने के बनाने के बाद में समीकरण को संतुलित करेंगे। संतुलित समीकरण को शुद्ध रूप में लिखेंगे और उसकी भौतिक अवस्थाएं हम प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार से संतुलित समीकरण को लिखा जाता है। अब यदि समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया कोई भी संपन्न हो रही है, उस समीकरण को लिखते समय यदि इसमें कोई भी अन्य परिस्थितियां है, कोई अन्य परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या कोई उत्प्रेरक है वो कार्य कर रहा है, तो ये भी हमें लिखना आवश्यक है कि कोई भी पदार्थ बन रहा है वो कितने ताप पर बन रहा है, उसको कितना दाब लगाया जाता है, कौन सा उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया में मिलाया जाता है, तो इनको भी लिखना जरूरी है। इनको कहाँ लिखा जाता है? जो तीर का निशान है उसके ऊपर लिखा जाता है। मतलब जैसे इस अभिक्रिया में जो भी ताप लग रहा है उसको हम तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे, कितना दाब लग रहा है उसको तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे, कि कौन सा अभिकारक है, कौन सा उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया में मिलाया जा रहा है, वो उसको भी हम तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। इस प्रकार से एक संतुलित समीकरण को लिखा जाता है। तो ये हो गए समीकरण को संतुलित करने की चरण। अब आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया कोई भी समीकरण संपन्न होता है तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया का कब संपन्न होती है? जब कोई तत्व अलग होते हैं, कोई तत्व जुड़ते हैं। इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। तो इसी के आधार पर पुराने बंध टूटना, नए बंधों का निर्माण होना, अभिक्रिया के वेग के आधार पर, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया है वो कई प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया देखेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 आ जाती है अपनी संयोजन अभिक्रिया। तो देखो, संयोजन, संयोजन का सामान्य अर्थ क्या होता है? जुड़ना। यानी इसमें क्या होंगे? अभिकारक जुड़ करके उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो इसी के आधार पर इसको और कौन सी अभिक्रिया बोल सकते हैं हम? संयुग्मन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं।
संयुग्मन अभिक्रिया भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें दो अभिकारक जुड़कर, जिसमें दो या दो से अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करती है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास दो अभिकारक है, एक तो है अभिकारक ए, दूसरा अभिकारक बी। ठीक है, ये दोनों अभिकारक जुड़ के एक उत्पाद बना लेते हैं ए बी। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो गई? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से देंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक नए एकल उत्पाद का निर्माण करती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। सब एक नंबर उदाहरण, कोयला का जलना। कोयले का जलना। ठीक है, अब सीधी सी बात है, कोई भी पदार्थ है वो किस में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो कोयले का जलना की अभिक्रिया देखेंगे कि कार्बन, कोयले में क्या होता है? कार्बन होता है, और ये जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये कौन सी, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगी? कार्बन डाई ऑक्साइड बन जाती है। क्या बन जाती है? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कार्बन का सिंबल सी है, तो इसका नाम भी लिखेंगे हम कार्बन, ये ऑक्सीजन। तो ये दो अभिकारक है और उत्पाद क्या बन रहा है? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो जो तत्व हम काम में लेते हैं उनके नीचे नाम लिखना भी आवश्यक होता है। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, उनके नाम लिखना आवश्यक होता है और उनकी भौतिक अवस्था प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर कोयला है वो कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। ऑक्सीजन कौन सी अवस्था है? गैस अवस्था। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? गैस है। ठीक, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हमने जो पीछे एग्जांपल देखा है हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिसमें क्या कर रहे हैं? एक मैग्नीशियम का रिबन होता है जिसको जलाने पर क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण हमें प्राप्त होता है। तो इसमें क्या करेंगे? मैग्नीशियम का दहन। ठीक, तो मैग्नीशियम का दहन की रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। Mg+O2, Mg+O2 क्या बन जाता है? MgO, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनके नाम लिख देते हैं। Mg तो क्या है? मैग्नीशियम, O2 क्या है? ऑक्सीजन, और MgO ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। मतलब दो अभिकारक जुड़कर एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। समीकरण को संतुलित करेंगे अभिक्रिया को। आप मैग्नीशियम का एक अणु, उत्पाद में एक अणु, ऑक्सीजन के दो, यहाँ पर एक, तो क्या करेंगे? दो से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन के दो अणु हो गए, मैग्नीशियम के दो हो गए। अब मैग्नीशियम के इधर भी दो करने हैं तो दो से मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे? इनकी भौतिक अवस्था प्रदर्शित करेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन ठोस अवस्था में, ये ऑक्सीजन गैस अवस्था में, और मैग्नीशियम की रिबन का हमें चूर्ण प्राप्त होता है जो ठोस अवस्था में होता है। ये इनकी भौतिक अवस्थाएं प्रदर्शित कर दी जाती है। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम दूसरी अभिक्रिया, वियोजन। संयोजन का अर्थ जुड़ना और वियोजन का अर्थ क्या होगा? टूटना। तो सबसे दूसरी अभिक्रिया शुरू करते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे जिसे अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और क्लास को लाइक शेयर करें। तो दूसरी अभिक्रिया देखते हैं हम अभी, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन का अर्थ होता है इससे टूटना। क्या होता है? टूटना। तो इस वियोजन को बोल सकते हैं हम अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भी कह सकते हैं? अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो गया?
एक अभिकारक टूटकर नए उत्पाद का निर्माण करेगा, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। जैसे इसको उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास अभिकारक है ए बी, क्या होगा? ए बी। अब ये अभिकारक टूट कर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, मतलब ए प्लस बी उत्पाद बना लेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? वियोजन। मतलब अभिकारक टूट करके उत्पाद का निर्माण करता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? वियोजन अभिक्रिया। तो देखते हैं वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये हो गई वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा। अब जैसे इसका उदाहरण देखते हैं हम। H2O, ठीक है, जल है। जल को गर्म करेंगे, विद्युत द्वारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा? जल का अपघटन होगा, और अपघटन होने से इसमें क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक, तो ये एक कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी के आधार पर दूसरा उदाहरण और देखते हैं हम। जैसे फेरस सल्फेट है हमारे पास, फेरस सल्फेट FeSO4, जो ठोस अवस्था में होता है। क्या करेंगे? अब इसका अपघटन करना है, तो अपघटन करते ही इसको उष्मा की उपस्थिति में, यानी इसको फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका अपघटन होता है, तो बनता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 और SO3 गैस फॉर्म। ठीक, और ये सॉलिड फॉर्म। ये है फेरस सल्फेट, और ये फेरिक ऑक्साइड, यानी यहां पर एक अभिकारक है जो टूट करके क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है, छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण कर रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? यहाँ पर जो वियोजन अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। ये किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही है? उष्मा की उपस्थिति, यानी इसको गर्म किया जा रहा है। त्रिभुज का चिन्ह लगाया है, इसका अर्थ क्या है? इसको गर्म किया गया है। तो अब इस वियोजन अभिक्रिया है वो देखो कितने प्रकार की होती है? वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है, सबसे पहले आती है उष्मीय वियोजन। कौन सी अभिक्रिया आती है? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, यानी इसमें क्या करेंगे? अभिकारक को ताप दे करके अपघटित किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। दूसरी आ जाती है विद्युतीय अपघटन या विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, और नंबर 3 आ जाएगी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ये 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होती है जो अभिकारक को तोड़ करके छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करती है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन की अभिक्रिया क्या होगी? जिसमें अभिकारक है, अभिकारक को ताप या उष्मा देकर के छोटे छोटे उत्पादों में तोड़ा जाएगा, वो हो जाएगी उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे अभिक्रिया देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है।
कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर, यानी इसको गर्म करने पर क्या करेंगे, हम इसको उष्मा देंगे। उष्मा देने पर ये किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में। प्लस कौन सी गैस बाहर निकलती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलती है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को उष्मा दी हमने, उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्सीजन और दूसरा किसका निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब इनकी हम भौतिक अवस्थाएं प्रदर्शित करेंगे। पहले समीकरण देखेंगे कि संतुलित है या नहीं। तो संतुलित समीकरण, कैल्शियम का एक अणु अभिकारक में एक उत्पाद में, कार्बन का एक अणु अभिकारक में एक उत्पाद में, ऑक्सीजन के 3 अणु अभिकारक में 1 + 2 3 अणु उत्पाद में ऑक्सीजन के। तो समीकरण संतुलित है, संतुलित है तो इसकी अवस्था प्रदर्शित करेंगे। ये ठोस अवस्था में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी ठोस अवस्था में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस अवस्था में होता है। तो अब समीकरण संतुलित हो गया, इनके अवस्थाएं प्रदर्शित कर दी। इनके नाम लिखना भी आवश्यक है। ये कौन सा यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा यौगिक कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से नोट करेंगे समीकरण को। यह हो गया उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। अब आगे देखते हैं दूसरा, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, यानी विद्युत की उपस्थिति में क्या करेंगे, हम अभिकारक का अपघटन करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी विद्युतीय अपघटन की, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक है वो द्रव अवस्था या गलित अवस्था, विलयन अवस्था में है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उसका अपघटन किया जाता है। तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे जल है H2 कौन सी अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। इसी प्रकार से NaCl सोडियम क्लोराइड, यदि हमारे पास सोडियम क्लोराइड का विलयन है, सोडियम क्लोराइड का क्या हो गया, विलयन हमारे पास है, यहाँ पर एक्यू लिखेंगे, एक्वा मतलब सोडियम क्लोराइड का क्या है, विलयन है। इस सोडियम क्लोराइड के विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, Na सोडियम, और दूसरा क्या प्राप्त होगा, Cl2 क्लोरीन हमें प्राप्त होता है। तो समीकरण को संतुलित करेंगे। यहाँ 2 अणु है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, और इसकी अवस्था ये भी एक्यू अवस्था में प्राप्त होगा, विलयन से निकला है तो ये भी एक्यू अवस्था में प्राप्त होगा। तो ये विद्युत धारा की प्रवाहित करने पर अभिकारक टूट करके उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। अब तीसरी अभिक्रिया, पहले समीकरण को उतारेंगे। अब तीसरी अभिक्रिया देखते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होगी, यह अभिक्रिया होगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगी। तो जिसे इसकी अभिक्रिया देंगे, सॉरी परिभाषा देखेंगे, जिसमें यौगिक सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके उत्पाद का निर्माण करता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका उदाहरण लिखेंगे हम, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये इसका उदाहरण है, और ये वाले इसके उदाहरण है। ये इसका हो गया AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को क्या करेंगे हम, सूर्य का प्रकाश में, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश है देने पर ये क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन में Ag+
Cl2 में वियोजित हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड ठोस अवस्था में होता है, सिल्वर ठोस में, और क्लोरीन गैस अवस्था में। ठीक है, तो समीकरण को संतुलित पर कर लेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो ये कौन सा यौगिक है हमारे पास? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर और ये क्लोरीन गैस। ठीक है, इसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण देख लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड HgBr। सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करेंगे हम? सूर्य का प्रकाश देंगे, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश देने पर ये किस में उग जाएगा? Hg+Br2। तो यह सिल्वर ब्रोमाइड लिख देंगे यहाँ पर, सिल्वर ब्रोमाइड, और ये सिल्वर, ये ब्रोमाइड Br2। समीकरण को संतुलित करेंगे और इनका फॉर्म लिख देंगे, ठोस अवस्था में ये ठोस में, और ब्रोमीन गैस अवस्था में। ठीक, ये हो गया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण। तो ये होती है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है। 3 प्रकार की होती है, उसमें वियोजन, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। उसमें वियोजन में अभिकारक उष्मा देकर के उत्पाद का निर्माण किया जाता है, यानी उष्मा देकर के अभिकारक को तोड़ करके उत्पाद का निर्माण किया जाता है। विद्युतीय अपघटन, विद्युतीय अपघटन में क्या होता है? कोई यौगिक वो द्रव अवस्था, विलयन अवस्था में है, तो क्या करेंगे? उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अभिकारक टूट करके उत्पाद का निर्माण करता है। तीसरा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जिसमें कोई भी यौगिक है उसको सूर्य का प्रकाश देकर के उसका अपघटन किया जाता है। तो ये हो गई उस प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया देखेंगे हम? विस्थापन अभिक्रिया। तो क्लास को साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे और क्लास को भी शेयर करते जाएंगे। जैसे अब क्लास से शेयर करते हुए व्यू आ जाए है, बहुत ही अच्छा मोटिव बनता है, मोटिवेशन हमें मिलता है, जिससे आगे भी पढ़ाने का मन करता है। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तीसरी अभिक्रिया देखते हैं हमें, वियोजन अभिक्रिया। सॉरी, ये अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? जिसमें एक तत्व के स्थान पर दूसरा तत्व आकर के स्थापित हो जाएगा, मतलब एक तत्व विस्थापित हो जाएगा, दूसरा तत्व वहां पर आकर के जुड़ जाएगा। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जैसे हमारे पास यौगिक है A+BC, यह हमारे पास अभिकारक है। अब इन दोनों की जब क्रिया करवाई जाती है तो यहां पर जो A है ये ज्यादा क्रियाशील है B से। A किससे ज्यादा क्रियाशील है? इसे B से। तो ये इस B का क्या कर देगा? निष्कासन कर देगा, और स्वयं C के साथ संयोजित होकर के उत्पाद क्या होने लगा? H+ ये B का निष्कासन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या कैसे देंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया, लिख लेना इसको, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया, या फिर दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके स्वयं अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो दोनों में से जो परिभाषा अच्छी लगे वो सही है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया ये हो जाएगी जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। तो इसकी एक समीकरण देख लेते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट का क्या है, विलयन है। इस कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करेंगे, हम एक लोहे की कील डाल देते हैं। ये लोहा हो गया आयरन, या फिर ये किसका विलयन है हमारे पास, कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की कील डालने पर क्या होता है कि ये जो आयरन है ये इस कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये आयरन इस कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और स्वयं सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 Aq प्लस कॉपर को बाहर विस्थापित कर देता है। तो यहां पर बन जाता है आयरन सल्फेट और बाहर कौन सा तत्व निकल जाता है, कॉपर निकल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व फेरस ने या आयरन ने कॉपर कम क्रियाशील तत्व कॉपर को विस्थापित करके कौन सी यौगिक का निर्माण कर लिया, आयरन सल्फेट, और कॉपर का बाहर निष्कासन हो गया। और इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है इसका रंग कैसा होता है, नीला रंग होता है, इसका कैसा होता है, नीला रंग। इस कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में लोहे की कील डालने पर यहां से कॉपर विस्थापित हो जाता है और जो लोहे की कील है उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है, भूरा रंग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है जिसमें दानेदार जिंक का टुकड़ा डालने पर क्या हो जाता है, ये जो नीला रंग होता है कॉपर सल्फेट का नीला रंग, ये क्या होने लगता है, धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है। जैसे जिंक सल्फेट का विलयन बनता है वो विलुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग था या जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पर जो नीला रंग है वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, एक विस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है, इसके बाद में अभिक्रिया आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब अगली रासायनिक अभिक्रिया हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी इसमें या तो आयनों का विस्थापन होगा या फिर क्या होगा, अभिकारक में दो परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाएंगे। जैसे हमारे पास अभिकारक है Ab प्लस CD। ठीक है, तो इन अभिकारकों में से क्या होगा, या तो ये आयनों में विभक्त होकर आयनों का आदान प्रदान करेंगे। जैसे ये आयन बना लेंगे प्लस माइनस A प्लस और B माइनस, ये बना लेंगे A प्लस C प्लस और D माइनस। तो क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा, यानी A धन आयन के साथ D ऋण आयन जुड़ करके क्या बना लेगा, AD बना लेगा, प्लस B ऋण आयन के साथ C धन आयन जुड़ के क्या बना लेगा, CB बना लेगा। इस प्रकार से हो जाएगा। या फिर दोनों परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाएंगे। जैसे देख रहे हो आप समीकरण में AB प्लस CD, तो एक के साथ D विस्थापित हो जाता है और B के साथ C, तो ये AD प्लस BC बना लेता है। ठीक है, इस प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह है आपस में विस्थापित होकर नए यौगिक का
निर्माण करते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उसका उदाहरण देखेंगे। हमारे पास विलयन है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है, और इसमें को मिलाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ। कॉपर सल्फेट विलयन को किसके साथ मिलाया जाता है? हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ मिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो या तो ये आयनों में हो जाएंगे या फिर दोनों में से अभिकारक अणु है ये आपस में क्या होंगे? विस्थापित होंगे। जैसे इसको आयनों में कर लेते हैं, यहाँ कॉपर बन जाता है धनायन और सल्फेट बन जाता है ऋणायन, यहाँ सोडियम बन जाता है धनायन और हाइड्रोक्साइड बन जाता है ऋणायन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आयनों का विस्थापन होगा, धनायन के साथ कौन सा जुड़ेगा? ये वाला ऋणायन, तो क्या बन जाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CuOH2 यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। ये क्या बन गया? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस यहां सोडियम है धनायन, ये किसके साथ जुड़ेगा? सल्फेट ऋणायन के साथ, तो ये क्या बन गया? Na2SO4। ये क्या बन गया? सोडियम सल्फेट बन जाता है, सोडियम सल्फेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये या तो इनको आयनों के रूप में इस प्रकार से बता सकते हैं, या फिर क्या करेंगे इसमें CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, क्या करेंगे यहाँ कॉपर है वो सोडियम को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, तो क्या बन जाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 बन जाएगा प्लस Na2SO4 का निर्माण हो जाए। इस प्रकार से भी हम इसको समझा सकते हैं कि या तो आयनों में विभक्त कर देंगे, जिससे धनायन ऋणायन के साथ जुड़ेगा, ऋणायन धनायन के साथ जुड़ेगा, और दूसरा दो अभिकारक परमाणु समूह आपस में क्या हो जाएंगे? विस्थापित, यानी कॉपर भी विस्थापित और सोडियम भी विस्थापित। कॉपर विस्थापित होकर के हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ जाएगा और सोडियम विस्थापित होकर के सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, तो नए यौगिकों का निर्माण, उत्पादों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इसका दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। हमारे पास यौगिक है सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर किसका निर्माण हो जाएगा? सोडियम है बेरियम का विस्थापन कर देगा, तो किसके साथ जुड़ जाएगा? क्लोरीन के साथ, तो किसका निर्माण हो जाएगा? यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। सोडियम क्लोराइड का विलयन हमें प्राप्त होगा, प्लस Ba किसके साथ जुड़ जाएगा? यानी सोडियम तो किसके साथ जुड़ गया? क्लोरीन के साथ, और बेरिलियम किसके साथ जुड़ जाएगा? बेरियम ये सल्फेट के साथ, तो ये बेरियम BaSO4 बन जाएगा। ये सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या बन गया? बेरियम सल्फेट। ये है सोडियम सल्फेट यहाँ पर। ठीक, इस प्रकार से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। अब आगे हम देखेंगे ऑक्सीकरण यानी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो क्लास के नोट्स बना लेना, क्लास को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे अधिक से अधिक लोगों को क्लास के बारे में पता चले। धन्यवाद।